बिल्कुल, शुक्रिया विपिन तमाम इस जानकारी के लिए। और दीपक मेरे सहयोगी जुड़े हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर उनके साथ मौजूद हैं। दीपक, मेरा सवाल आपसे यही, क्योंकि लगातार कोशिश सरकार यही कर रही है कि रेवेन्यू पर ध्यान दिया जाए और इसी के प्रदेश की तो नजर है। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रदेश के कंवरपाल गुर्जर जी हैं। हम अगर बात करें मंत्री जी, कुछ ही देर में बजट पेश तो होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम शिक्षा को लेकर अगर बात करें, किस तरीके की उम्मीदें आप करते हैं सबसे पहले तो सरकार से, क्योंकि पूरे प्रदेश को तो आपसे उम्मीदें हैं ही। देखिए, शिक्षा जो है वो सेवा का कार्य है, ऐसे हेल्थ सेवा का कार्य, मुख्य है दोनों, हेल्थ भी और शिक्षा भी। और हमारा पूरा फोकस है। पिछली बार भी हमने बजट में बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी थी। जो पहला बजट था उसमें 11% था, लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर उसको 15% कर दिया था, लगभग 19-20 हजार करोड़ रुपए की थी। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ समस्याएं ही, नहीं उस प्रकार की आमदनी भी नहीं रही है, उस प्रकार से खर्च भी ठीक तरीके से हो नहीं सका है। लेकिन अब की बार में पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी हमें उतना ही उससे बढ़ के बजट मिलेगा और हम काफी कुछ करना चाहते हैं। जैसे चाहे कॉलेज खोलने की बात है, अगर पिछले पूरे देखें 1966 से लेके तो जितने कॉलेज उस टाइम खुले तो लगभग उतने ही कॉलेज हमने इतने ही टाइम में खोल दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 किलोमीटर से दूर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, और उस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमने स्टाफ कॉलेज पिछली बार खोल दिया। 15 इस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, शुरू हो गए। वो ऐसा नहीं कि घोषणा है, वो ठीक है, उनकी बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन वो कॉलेज शुरू हो गए। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल है जो पूरे टाइम में पहले 22 खुले, तो अब की बार में हमने 136 खोल दिए। ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं, प्ले स्कूल हैं, वो हमें 1100 की बार खोलने जा रहे हैं। हमारा टारगेट इस जो हमारा कार्यकाल है इसमें 4000 खोलने का हमारा टारगेट है, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन में बहुत कुछ सुधार करने की, और हम चाहते हैं, वैसे तो प्राइवेट में जाए, हमारी कोई वो नहीं है, जिसने प्राइवेट में पढ़ाना अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन हम विकल्प देंगे कि सरकार के पास उससे अच्छी एजुकेशन है, सारा कुछ सिस्टम अच्छा है, हम उसको सारे को ठीक करने की तरफ पूरा प्रयास रखते हैं। हमने आपात स्थिति में देखा था कि जो कोरोना काल रहा, लॉकडाउन के दौरान रहा, प्राइवेट स्कूलों में तो ऑनलाइन क्लासेस थी, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन शायद पूरी तरीके से वो बच्चे नहीं उसको पालना कर सके। डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें, किस तरीके से इसको लेकर के आगे आने वाले समय में स्कूलों के अंदर इसको बढ़ावा देने को लेकर इस बजट में भी कुछ उम्मीद करेंगे? नहीं, देखिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन दी गई है पूरे देश में, जो 4-5 स्टेट हैं जिनमें अच्छी दी गई, उनमें हरियाणा एक है। हमारा बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे, उसमें ऐसी बात नहीं है। और अब की बार 2 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे पास बड़े हैं जिन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया, क्योंकि हमने अच्छा किया इसलिए एडमिशन लिया, नहीं तो फिर तो क्यों एडमिशन लेते हो। तो वो अच्छा किया। अब IIT में हमारे बच्चों ने जो दिया, 25 बच्चे हमारे सरकारी स्कूल गए। नीट में हमारे 72 बच्चे ने पेपर पास किया। तो ऐसे मतलब जो है वो एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। टाइम लगता है लेकिन सारे काम में, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तमाम लोगों की तो नजर है। हम बात करें, बीते दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री तमाम विधायकों से भी चर्चा करी, खुद आपने भी अपने विभागों को लेकर, क्योंकि मंत्री हैं तो आपने तमाम बातों को लेकर चर्चा करी, लेकिन ऐसे में स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की नजर आपके इस बजट पे है। सबसे ज्यादा आपसे उम्मीदें हैं कि जब आज ये बजट आएगा तो प्राइवेट स्कूलों को लेकर के, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें फीसें नहीं मिल सकी पूरी तरीके से अभिभावकों से, हालांकि एडमिशन का दौर में एडमिशन भी नहीं आया था। स्कूलों की हालत उनका कहना है कि आज अच्छी नहीं है, ना पढ़ाने वाले टीचरों की, ना स्कूल संचालकों की, और ना ही अभिभावकों की। इसको लेकर राहत की कुछ उम्मीद वो कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसको लेकर प्लान? देखिए, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों के सभी की हालत खराब रही। सभी के सामने समस्या ही, केवल हमारे सामने समस्या नहीं, पूरी दुनिया के सामने समस्या ही, सब लोगों को उसका सामना करना पड़ा। तो जब मुश्किल का दौर सबके लिए है तो सबके लिए मुश्किल ही है तो लेकिन फिर भी जो ट्यूशन फीस थी उसको अलाउड थी, उन्होंने वो ले सकते थे ट्यूशन फीस। उन्होंने मेरे पास 2 ही डिमांड अपनी रखी थी कि जो हमारी बसें हैं वो चली नहीं, उनका टैक्स माफ होना चाहिए, वो टैक्स हमने माफ करा दिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो फिक्स चार्जेज है वो फिक्स चार्जेज ना होकर स्कूलों का, बिजली का, वो जितना हमने खर्च किया उतना होना चाहिए, वो हमने उनका करा दिया। जो डिमांड उन्होंने रखी तो हमने उस पर गौर किया, क्योंकि वो भी हमारा ही एक अंग है, प्राइवेट स्कूल भी, तो वो भी ठीक तरीके से चले तो ये जरूरी है। तो हमने उनको पूरा सहयोग किया, कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं दी, और वो भी ठीक से चले। हम पर्यटन विभाग की भी बात करें, इसको लेकर के प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये मंत्रालय आप देखते हो, तो उसको लेकर के अगर बात की जाए तो किस तरीके से आने वाले समय में और खासकर इस बजट में क्या उम्मीदें की जाए? देखिए, हम पर्यटन में काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक तो करना होता है कि जैसे बिल्डिंग बनाना, होटल बनाना, मतलब हमारा कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है होटल बनाने में। दूसरे ने हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग चलाएं, हम उसको विकसित करें। अब करताल है या मोरनी है, हम उसको विकसित तो करेंगे, लेकिन बिजनेस दूसरे लोग करें।
हम उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, हम उसको छोड़ना चाहते हैं धीरे धीरे, हम नहीं उसकी तरफ बढ़ना चाहते। हम चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, जो पर्यटक आए उसको सस्ता मिले और लोगों को रोजगार मिले। अब मान लीजिए हमारे पास 1000 कर्मचारी होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं आपको कितने हैं, 1000 हैं कितने हैं, मान लीजिए 1000 हैं, तो 1000 लोग हैं, कुछ लोगों को और को रोजगार मिल रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे 5000 बच्चे ट्रेनिंग लेके और स्टे होम पॉलिसी जो हम लेके रहे उसमें काम करते हैं और वो ट्रेनिंग लेके अच्छा काम करते हैं, तो आने वाले को ग्राहक को सस्ता मिलेगा और पैसा बढ़ जाएगा। अगर मान लो एक व्यक्ति भी अगर काम करता है तो कम से कम उसको 4-5 की जरूरत तो पड़ेगी। तो अगर इतने लोग काम करते हैं तो काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है। हमारा उद्देश्य हम पैसे इकट्ठे करके करेंगे क्या? मान लीजिए अगर हम होटल चलाएंगे, हम ले भी आए, पहली बात तो प्रॉफिट ही नहीं है उसमें, आता नहीं है, पर आया भी गया तो करेंगे क्या? वो जनता का ही तो है। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जनता ही काम करे ना जी, तो ग्राहक को भी सस्ता मिलेगा और लोगों को जानने का। और दूसरी बात, जब ग्रामीण क्षेत्र में होगा ना जी, तो कोई भी व्यक्ति जो घूमने आता है ना जी, वो उसको वहां का देखना चाहता है कि लोग कैसे रहते हैं, ये कैसे खेती करते हैं, या कोई भी काम कैसे करते हैं, तो वो नजदीक से देखना चाहता है। मैं भी अगर केरल गया तो मेरे भी इच्छा ये था कि अगर गांव में मुझे मौका मिल जाए तो मैं देख तो लूँ कैसे रहते हैं। तो हर आदमी को होता है इंटरेस्ट, तो मैं समझता हूँ उससे में बढ़ावा मिलेगा हमारे टूरिज्म को, जो ग्रामीण टूरिज्म है वो उससे बढ़ावा मिलेगा। चलो, ये तो आपके तमाम विभागों की बात ही थी, कुछ अलग एक मुद्दे पर अंतिम बात करेंगे। एक तरफ तो पंचायत चुनाव भी है, तो उसको लेकर ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर कुछ तस्वीर नजर आएगी, और साथ साथ क्योंकि किसान भी 100 दिन से ज्यादा 105 दिन तकरीबन हो चुके हैं दिल्ली की सीमाओं पे, कृषि को लेकर के भी क्या कोई तस्वीर इस बजट में नजर आ रही है? कुछ खासा इस बार नजर आ रहा है, उम्मीदें की जाए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे रहे थे बीते साल में। देखिए, गवर्नर एड्रेस पे जो किसानों का मुद्दा था उस पर खूब डिस्कशन हुई और हमने कांग्रेस को बार बार कहा कि जो 3 कानून है इसके बारे में कोई एक पॉइंट बताओ जो आपको लगता है कि नुकसानदायक है, और वो किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट पे बता नहीं सके। जहां तक किसान के लिए काम करने की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक की जितनी सरकारें हैं वो टेबल पे हैं। बताएं, मैंने कई बातें कही कि रेट के बढ़ाने के मामले में उनसे दुगने से ज्यादा है हम, खरीद के मुकाबले में हम दुगने से ज्यादा है। उनके बहुत फसलें ऐसी है जो उन्होंने खरीदी नहीं, चाहे बाजरा है, चाहे सरसों है, चाहे चना है, चाहे मूंग है, चाहे सूरजमुखी है, वो हम खरीद रहे। 52 भरपाई योजना हमने शुरू की। अब अगर आलू का रेट बहुत ज्यादा डाउन है तो आपने कई बार देखा होगा कि आलू सड़क पे डाल दिया। टमाटर का रेट बहुत ज्यादा डाउन है तो आपने देखा होगा टमाटर सड़कों पर डाल दिया। गोभी का रेट बहुत ज्यादा डाउन है, आपने देखा होगा गौशाला में या कहीं फेंकते देखे होंगे आपने लोग। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, आपने कभी नहीं देखा कि टमाटर सड़क पे पड़े, आलू सड़क पे पड़े या गोभी कहीं गौशाला में जाके डाल के आने लग रहे, क्योंकि हमने एक रेट निश्चित कर दिया कि अगर इससे नीचे आपकी चीज बिकती है तो जो बीच का गैप है वो हम देंगे। और आज तक मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं। पास ही पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पास ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो बताओ नहीं क्या करे, कुछ नहीं किया। और जो हमारी सरकार है यहाँ हरियाणा में भी जो कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरी सरकार रही है, उन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार किसान के लिए वचनबद्ध और ईमानदारी से काम कर बजट में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मानना है जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक जो आर्थिक चक्का है ना हिंदुस्तान का वो नहीं घूमेगा। आर्थिक स्थिति में जब मजबूत होगा हिंदुस्तान, जब किसान मजबूत होगा। धन्यवाद। तो शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात करी कि किस तरीके से 19,000 करोड़ से ज्यादा का पिछली बार बजट था और इस बार भी इनको इनसे ज्यादा की उम्मीद है। 15% से ज्यादा इनकी उम्मीद है कि शिक्षा को लेकर के दिया जाएगा, चाहे वो पर्यटन की बात की जाए। इसके साथ साथ किसानों की बात भी करते नजर आए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तो ये तमाम बातें, हालांकि कुछ देर में ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि आखिर प्रदेश में क्या कुछ मिला लोगों को इस बजट में। चंडीगढ़ से कैमरामैन शशांक के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम इस जानकारी के लिए। तो बजट से पहले सरकार हर वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है, मुश्किलें कई हैं, लेकिन आपने सुना परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को, आपने सुना शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को, हर एक सेक्टर्स पर विस्तार से चर्चा की गई। विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बड़ी खबरों के साथ।